अच्छा कविता चला और आप सबने बहुत अच्छा सुना। आपको कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो एक बार मेरे लिए भी ताली बजा दीजिए। तो आइए, कुंभकर्ण भी कविता का विषय हो सकता है। देखिए, मैंने एक दिन बेटे को 3 घंटे तक रामायण सुनाई। उसके क्या समझ में आई ये जानने के लिए मैंने उससे पूछा, बेटे बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? अब बेटा जवाब कहां से उठा के लाया? अच्छा लगे तो बताना। आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। हमने बेटा बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला, पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई विभीषण बड़े को हटा के गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। और बहन सूर्पनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं राम लक्ष्मण जैसे खूबसूरत नौजवान दिखते थे, शादी करोगे, ये बोलती थी। बढ़िया। अब जवाब सुनना उसका, तालियां उठाना, बोले शादी करोगे, ये बोलती थी। वे बोला, पापा पूरे खानदान का चरित्र देखकर, पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था। ये सब कुछ ना देखना पड़े, इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता। बढ़िया 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 बढ़िया। 6 महीने सोता। नेताओं के लेके बहुत बात की गई, राजनेता हमारे बीच में थे भी हैं भी। एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं, और ऐसे कहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल और होठों पे गुरग्रंथ की पवित्र जुबान रख के आज राय बरेली की अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवा से घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। मोदी जी भी खुद को चौकीदार कहते हैं। देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है। क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। बात अच्छे। उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे मालूम है आधा मैं बोलूंगा, आधा राय बरेली बोलेगी, आप सबको पता है। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो। बहुत अच्छे। आज के नेता क्या कहते हैं? उन्होंने कहा तुम हमें आज़ादी खून दो, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज के नेता कहते हैं तुम हमें आज़ादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। आए के नेता। बढ़िया। स्थितियां कैसी कैसी होती हैं आप देख रहे हैं। आप माफ करना, मैं बहुत सख्त व्यंग पढ़ाने जा रहा हूं। टेलीविजन खोलिए, राजनीतिक बहस के एक शो आते हैं, अलग अलग पार्टियों के 3-4 नेता। आप पूरा 1 घंटा निकाल दीजिए, एक शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे को नहीं बोलने देता, दूसरा तीसरे को नहीं बोलने देता, तीसरा चौथे को नहीं बोलने देता। और यही दृश्य आपको संसद में दिखाई पड़ेगा, और यही दृश्य आपको विधानसभाओं में मिलता है। जिम्मेदारी ये है कि विपक्ष सवाल करे, सत्ता पक्ष जवाब दे, और फिर जनता तक बात पहुंचे। लेकिन एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैंने एक बहुत सख्त व्यंग कहा, गुस्से में कहा। गुस्से में बात कही जाती तो भाषा बिगड़ जाती है। हो सकता है भाषा कविता की न हो, लेकिन बात सच्ची हो तो आप आनंद के साथ हमारे समर्थन में हमें आशीर्वाद की तालियां देना। सुनना कि एक गली के कुछ कुत्ते आपस में लड़ गए। वाह जी वाह। कि एक गली के कुछ कुत्ते आपस में लड़ गए, एक दूसरे पर बड़ी जोर से बिगड़ गए। तो उन्हें एक बुजुर्ग कुत्ते ने समझाया कि आप लोग अपनी तहजीब में आइए, ये शरीफ कुत्तों की गली है, इसे संसद भवन मत बनाइए। बहुत अच्छे उधर से तो उनमें से एक कुत्ता बोला
कि आदरणीय आप हमें गलत तरीके से समझा रहे हैं, हमें नेता बता के हमारा स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। हम कुत्ते हैं, आदमी को काट ले तो थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाता है, जबकि नेता काट खाए तो पूरा लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है, पूरा लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है। बहुत बढ़िया, पूरा बहुत लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है। राजनीति की विद्रुपताएं, विसंगतियां मैं व्यंग करता हूं, किसी व्यक्ति पर नहीं करता हूं, प्रवृत्ति पर करता हूं। और प्रवृत्ति पर व्यंग जब की जाए तो समाधान भी मिलना चाहिए। तो एक व्यंग और सुन लीजिएगा, फिर मैं कुछ दूसरी भाषा का 2-4 मिनट आप कर लूँगा। मैंने कहीं नोट किया था, शायद आप मिल जाए तो आपको निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ वो आपको आनंद आएगा। चलिए पहले एक दूसरा सुनाते हैं। कल हमने गांधी जयंती मनाई, ये भी राजनीति का चरित्र देखना। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, गांधी जी की तस्वीर को लेके उसके आंखों में आंसू हैं। हमारे राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने महापुरुषों को भी बांट दिया, किसको कैसे फायदा मिल जाए। पहले 2 पंक्तियां सुनिए, सच्ची लगे तो बताना। सुनिए 2 पंक्तियां। एक दिन बाबा अंबेडकर होके उदास स्वप्न में आके बैठ गए हमारे पास और वहां से होके बोले, हमारे देश की राजनीति ने हमारे साथ ये क्या किया, मैं तो पूरे देश का बनना चाहता था, उन्होंने सिर्फ दलितों को बना दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उन्होंने सिर्फ दलितों को बना दिया। आप सुनिएगा, गांधी जी को जिन्हें बापू भी कहते हैं, कैसे कैसे बांटा गया। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस क्या कर रहे थे? एक दूसरे के दिमाग का तहस नहस कर रहे थे। एक बोला गांधी बापू बहुत महान थे, वो राजनीति या दलबंदी से बिल्कुल दूर एक सच्चे इंसान थे। तो दूसरा बोला क्या रखता है, गांधी जी के बारे में इतनी जानकारी रखता है। अरे गांधी जी ने चलाया आंदोलन सत्याग्रह और स्वदेशी, वो पक्के दलबंदी थे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी। बढ़िया बढ़िया। अब दूसरे तक सुनना, दूसरा दलितों को आगे बढ़ाया, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया, उन्हें हरिजन जैसा नाम दिया। इसलिए मैं दावे से कहता हूं भाई, गांधी जी कांग्रेसी नहीं थे पक्के बसपाई। बढ़िया बढ़िया। अब तीसरे का तर्क सुनना, अच्छा लग जाए तो तालियां देना। तीसरा बोला क्या रखता है, गांधी जी के मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। अरे आदमी जिंदगी भर छल फरेब में डोलता है, लेकिन मरते समय बिल्कुल सच बोलता है। मरते समय गांधी जी ने राम राम की आवाज लगाई, इसलिए मैं दावे से कहता हूं गांधी जी थे पक्के भाजपाई। बढ़िया। अब सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, ये सुन के एक बुजुर्ग बहुत हैरान था। वो कोई राजनेता नहीं था, बल्कि अपने आप में समूचा हिंदुस्तान था। बोला भाई, राजनीति की आरी ने हमारी देह को तो काट ही दिया है, राजनीति की आरी ने हमारी देह को तो काट ही दिया है, अब आत्मा को तो मत काटो। आंगन का बंटवारा क्या कुछ कम है, कम से कम बापू को तो मत बांटो। बहुत अच्छे। आंगन का बंटवारा क्या कम है, कम से कम बापू को तो मत बांटो। जिस आंगन के बंटवारे में बापू को भी बांट दिया जाता है, वो आंगन बहुत मुश्किल से पनप पाता है, बहुत मुश्किल से पनप पाता है। बाबा देहरी पर खड़े मन में करे विचार, कौन खड़ी करके गया आंगन में दीवार। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया देखा। एक अंतिम सख्त व्यंग, इसके बाद एक छोटी सी कविता बस, वो भी सख्त, वो भी गुस्से में कहा। एक अजीब सा माहौल चला देश में, सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। राम मंदिर का मसला आया, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, इसके क्या सबूत है कि राम जी अयोध्या में ही पैदा हुए थे। राम सेतु का मसला आया तो न्यायालय तक चले गए, सबूत दीजिए।
तो मैंने अपने घर से एक व्यंग उठाया। भाषा इसकी भी थोड़ा सा सख्त है, लेकिन सच्ची अच्छी लगे तो मुझे आप आशीर्वाद देना तालियों से। मैंने कहा ये बात बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। बढ़िया। ये बात बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के जैसे मैं अपने घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते हुए पाया तो मैंने उसे हड़काया। मैंने क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, फिर जोर से खिलखिलाया। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने के सबूत दीजिए। बहुत अच्छे, अपने बाप होने के सबूत दीजिए। मैंने गुस्से में वहीं पड़ा उसका ये जूता उठाया, उसकी खोपड़ी पे पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, फिर बड़ी जोर से चिल्लाया ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं खुश था, मेरे मन का कमल अपने आप खिल गया और मैं बहुत खुश था। एक ही जूते में सबूत मिल गया। मैं बहुत खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। अंतिम बहुत संवेदनशील बात कहना चाहता हूं, बुजुर्गों को लेकर कहना चाहता हूं। 4 पंक्तियां अपील के तौर से मैं सब जगह पढ़ता हूं, यहां भी पढ़ रहा हूं। इसके पहले 15 सेकंड की एक लघु कथा संवेदना सुन लीजिए, सिर्फ 15 सेकंड की। एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 15,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अगले दिन सुबह से उनके पास एक फोन पहुंचा। बोले आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। कुत्ते का फोटो छपा? बोले जी। आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। कोठी का पता दिया है? जी। पहुंचाने पे 15,000 रुपये इनाम? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी माँ के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहें तो ले जाएं, पुरस्कार देने की कोई जरूरत नहीं। अगली बात आपकी और तालियां मांगती, बहुत संवेदनशील बात है वो। फिर उसने कहा दोस्त सच तो ये है कि 3 महीने पहले आप अपनी बुजुर्ग माँ को हमारे वृद्धाश्रम में छोड़कर गए थे। तब से ये पहला मौका है जब कुत्ते के आने के बाद तुम्हारी माँ उसके साथ खेलते हुए पहली बार 3 महीने में मुस्कुराई है, उसके चेहरे पे चमक आई है। जब हम बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खो जाने का विज्ञापन देने लगे, तब मैं अपील के तौर से ये 4 पंक्तियां पहले कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, पूरी मेहनत कीजिए। कोठी बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस भागदौड़ में मुट्ठी में बंद बालू की तरह संस्कारों की कोई चीज फिसल जाए और पूरी जिंदगी पछताना पड़े। तो मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। बड़ी बात थी ये, लेकिन हमारे मंच ने एक पंक्ति और जोड़ी, उससे बड़ी पंक्ति हो तो बताना। उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। और हमारे कलमकार कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। तो मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन
दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के, अंतिम पंक्तियां, अंतिम बात विदा करना मुझे, क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। कितने बनावटी हो गए हम सब। ऊपर वाले माले में बेटा और बहू, नीचे वाले माले में बुजुर्ग माँ बाप, बिल्कुल व्यवस्था ठीक, लेकिन बनावटी कितने हो गए इस बाजारवाद में, इस प्रगतिवाद में। सुबह सुबह फोन उठाया, माँ और पिता के फोन के व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। एक तो अम्मा में जो मिठास है वो माम हो गई, जो पिता में मिठास है वो डैड हो गए। आगे भाई सुबह सुबह 15 सीढ़ियाँ नीचे उतर के माता पिता के सामने जाके उनके पाँव में अपनी उंगलियां रख के उनके जीवन भर की मेहनत की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के आप अगर माथे से लगा लें तो इससे बड़ी तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। अंतिम पंक्तियां विदा करना कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते, घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले, बनकर खिलो गुलाब। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत